नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। 2 दिन पूर्व राज्य सरकार द्वारा आगामी सोमवार 24 जनवरी से राज्य में पहली से 12वीं की कक्षाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि इस संदर्भ में अंतिम फैसला लेने की जिम्मेदारी संभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी व जिला परिषद सीईओ की जिम्मेदारी पर छोड़ा गया था। इसके तहत आज अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि फिलहाल अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति काफी हद तक चिंताजनक है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। ऐसे में अगले सप्ताह की स्थिति की समीक्षा किए जाने के बाद ही शालाओं को शुरू करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि आगामी सोमवार 24 जनवरी से अमरावती शहर सहित जिले में कक्षा पहली से 12वीं की शालाएं व कक्षाएं शुरू नहीं होंगी। वहीं आज शाम मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आगामी 28 जनवरी तक अमरावती शहर में कक्षा पहली से 12वीं की सभी शालाओं में ऑनलाइन पढ़ाई का ही सिलसिला जारी रहेगा। जिलाधीश पवनीत कौर एवं मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर द्वारा जारी की गई अधिसूचना एवं आदेशों के चलते यह स्पष्ट है कि अमरावती शहर एवं जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर प्रशासन फिलहाल सोमवार 24 जनवरी से शहर सहित जिले में पहली से 12वीं की कक्षाओं को शुरू नहीं करने जा रहा और फिलहाल सभी शालाएं पूरी तरह से बंद ही रहेंगी। कोविड संक्रमण के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए आगामी समय में होने जा रहे राज्य की 14 महानगर पालिकाओं व 26 जिला परिषदों के चुनाव को लेकर काफी हद तक संभ्रम देखा जा रहा था, लेकिन इसी दौरान पता चला है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन सभी चुनावों को तय समय यानी मार्च माह में ही कराए जाने की तैयारियां शुरू की गई हैं। विगत दिनों ही कोविड संक्रमण के मद्देनजर किए जाने वाले प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ मार्गदर्शक निर्देश जारी किए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि कोविड संक्रामक महामारी की वजह से किसी भी चुनाव को रोका अथवा स्थगित नहीं किया जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग इन सभी चुनावों को तय समय में ही कराना चाहता है। पश्चिमी चक्रवात की वजह से ईशान्य की ओर से बह रही ठंडी हवाओं के चलते राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम कुछ हद तक सर्द रहेगा। साथ ही आगामी 25 जनवरी से एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इसके अलावा मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से कोकण सहित राज्य के अन्य कई इलाकों में 22 से 24 जनवरी के दौरान हल्के व मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है, जिससे ठंडी का स्तर बढ़ सकता है। इस बार बारिश का मौसम कुछ लंबा चला और वर्षा ऋतु बीत जाने के बावजूद बेमौसम बारिश होती रही, जिसकी वजह से जहां एक और खेती किसानी का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर साल भर रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से राज्य के सभी बांधों में जल संग्रहण की स्थिति बेहद शानदार और समाधान कारक है, जिससे आगामी गर्मी के मौसम की चिंता मिट गई है। इस समय राज्य के सभी छोटे बड़े व मध्यम बांधों में 82.33% उपयुक्त जल संग्रहण है, जो विगत वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। भारतीय रेलवे द्वारा समय समय पर रेल यात्रा से संबंधित नियमों में बदलाव किया जाता है, ताकि रेल यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक व आरामदायक बनाया जा सके। इसी के तहत रात के समय रेल यात्रियों को होने वाली तकलीफों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल द्वारा कुछ नए नियम बनाए गए हैं, जिसके चलते अब रात्रिकालीन रेलगाड़ियों में सब कुछ चिड़ी चुप रहेगा और रात्रिकालीन रेल यात्रा के दौरान शोर शराबा करने वाले रेल यात्रियों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई भी की जाएगी। इस नए नियम के चलते अब रात 10 बजे के बाद कोई भी यात्री जोर जोर से बात नहीं कर पाएगा और मोबाइल पर बड़ी आवाज में म्यूजिक भी नहीं सुनेगा। साथ ही ट्रेन के सभी डिब्बों में नाइट बल्ब को छोड़कर सभी लाइटें बंद करा दी जाएंगी, ताकि रेल यात्रा करने वाले सहयात्रियों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो सके। कोविड वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बंद की गई शालाओं को दोबारा शुरू करने का निर्णय गत रोज राज्य सरकार द्वारा लिया गया। ऐसे में आगामी सोमवार 24 जनवरी से पहली से 12वीं की कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। ऐसे में शालेय विद्यार्थियों को होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय विभाग के छात्रावासों को भी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए दोबारा शुरू किया जाएगा। इस आशय की जानकारी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे द्वारा आज ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी गई। इस समय राकांपा सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे द्वारा एक फिल्म में नाथूराम गोडसे की भूमिका साकार किए जाने को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। कई लोगों ने डॉक्टर कोल्हे द्वारा यह भूमिका साकार किए जाने को लेकर अपनी आपत्ति भी जताई है। वहीं राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने अमोल कोल्हे का समर्थन करते हुए एक कलाकार के तौर पर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किए जाने की बात कही है। लेकिन अब कांग्रेस नेत्री व महाविकास आघाड़ी सरकार की मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस विषय को लेकर अपनी सपाट व स्पष्ट भूमिका सामने रखते हुए कहा कि किसी व्यक्ति या कलाकार के स्तर पर भी नाथूराम गोडसे की भूमिका का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता और इसे स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। मंत्री यशोमती ठाकुर के मुताबिक गांधी हत्या जैसे षड्यंत्र युगों युगों तक होते रहेंगे और हजारों नाथूराम विविध वेशभूषाओं और भूमिकाओं में आते रहेंगे, लेकिन गांधी के विचार हमेशा अजर व अमर रहेंगे।
विदर्भ क्षेत्र के एकमात्र पर्वतीय व पर्यटन स्थल चिखलदरा में दुनिया का तीसरा व एशिया का पहला स्काई वॉक साकार होने जा रहा है। इस स्काई वॉक का काम वन एवं पर्यावरण विभाग की विभिन्न अनुमतियों के चक्कर में लंबे समय से अटका हुआ है। ऐसे में जिले की सांसद नवनीत राणा ने इस विषय को लेकर सतत प्रयास करते हुए पूरे मामले से केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को अवगत कराया, जिसके बाद चिखलदरा के अटके पड़े स्काई वॉक के शेष काम को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई। ऐसे में अब जल्द ही चिखलदरा में स्काई वॉक का काम पूरा होगा और यहाँ पर पर्यटन बढ़ने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जारी आर्थिक वर्ष के दौरान अमरावती महानगर पालिका के संपत्ति धारकों से 52,94,92,625 रुपए के संपत्ति कर की वसूली का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से 1 अप्रैल 2021 से 20 जनवरी 2022 तक मनपा के 5 जोन अंतर्गत 23,91,32,659 रुपयों का संपत्ति कर वसूल किया गया, जो तय लक्ष्य की तुलना में महज 45.16% है। वहीं अभी 29,03,59,966 रुपयों का संपत्ति कर वसूल किया जाना बाकी है। चूँकि जारी आर्थिक वर्ष को समाप्त होने में बमुश्किल 2.25 माह का समय शेष है, ऐसे में 31 मार्च 2022 से पहले संपत्ति कर की वसूली के लक्ष्य को पूरा करना मनपा प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। केंद्र सरकार के खेलो इंडिया प्रकल्प अंतर्गत राज्य की पहली निवासी जिम्नास्टिक अकादमी स्थानीय श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल यानी HVPM में साकार होने जा रही है। क्रीड़ा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु समूचे देश में ख्याति प्राप्त रहने वाले HVPM में इस अकादमी के जरिए और भी अधिक क्रीड़ा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अकादमी में प्रत्येक राज्य के 15-15 लड़के लड़कियों का समावेश रहेगा और साई द्वारा नियुक्त कोच सभी को प्रशिक्षण देंगे। सभी खिलाड़ियों के भोजन व निवास सहित उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी यहाँ की जाएगी। राज्य में नदी व खाड़ी पात्र से रेती उत्खनन की मौजूदा नीति को रद्द करते हुए आम जनता को वाजिब दरों में रेती उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार ने रेती उत्खनन को लेकर सर्वसमावेशक नीति लागू करने का निर्णय लिया, जिसे गत रोज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मान्यता प्रदान की गई। ऐसे में अब राज्य के सर्वमान्य नागरिकों को बेहद वाजिब दरों में रेती उपलब्ध होगी, ऐसा दावा राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आगामी 26 जनवरी को बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस बात के मद्देनजर सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में रंगाई पुताई का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद सभी सरकारी कार्यालयों पर आकर्षक रोशनाई भी की जाएगी। इस समय जिलाधीश कार्यालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों को चकाचक किए जाने का काम चल रहा है। बीते कुछ दिनों से अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार बदस्तूर तेज है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 525 नए संक्रमित मरीज पाए गए। साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,424 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 1,571 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 853 मरीजों का समावेश है। इनमें से 56 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 1,527 और ग्रामीण क्षेत्र में 841 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विगत 24 घंटे के दौरान 253 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 1,866 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से रिकॉर्ड 28.14% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह इस समय तक का सर्वाधिक पॉजिटिविटी रेट है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण घटकर 95.97% के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं इस दौरान समूचे संभाग में 1,838 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 397, यवतमाल के 368, बुल्ढाना के 393, वाशिम के 155 मरीजों का समावेश है। राहत वाली बात यह भी रही कि इस दौरान संभाग में 880 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 259, यवतमाल के 90, बुल्ढाना के 237 तथा वाशिम के 41 व्यक्तियों का समावेश है। देश को ब्रिटिश सत्ता की दास्ता से मुक्त कराने हेतु बेहद अल्प आयु में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले अमर शहीद हेमू कालानी को आज स्थानीय सिंधी समाज द्वारा उनके बलिदान दिवस पर भावपूर्ण तरीके से याद किया गया। इस उपलक्ष्य में स्थानीय रामपुरी कैंप परिसर स्थित शहीद हेमू कालानी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में अमर शहीद हेमू कालानी सहित देश के सभी शहीदों की तस्वीरों पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलन किया गया और शहीदों को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही इस समय अमर शहीद हेमू कालानी के 100वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए शताब्दी वर्ष मनाने का संकल्प भी लिया गया। स्थानीय गीत संगीत कलाकारों के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिलाधीश पवनीत कौर को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विगत 2 वर्षों से कोविड संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से सभी कलाकार बेरोजगारी व भुखमरी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मंगल कार्यालयों में शादी ब्याह जैसे अवसरों पर ऑर्केस्ट्रा व संगीत कार्यक्रमों के आयोजनों पर बंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से ऑर्केस्ट्रा कलाकारों के पास कोई काम नहीं है। अतः प्रशासन द्वारा लिखित अनुमति दी जानी चाहिए कि किसी भी तरह के सभागार में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के बीच 7 कलाकारों की टीम द्वारा संगीतमय कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जा सकती है। प्रहार युवक आघाड़ी की शहर शाखा द्वारा मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि शहर के सातुर्ना परिसर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से नया अमरावती रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग को हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का नाम दिया जाए। सीटू से संलग्न आंगनवाड़ी आहार पुरवठादार संगठन द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि जिले में आंगनवाड़ी पोषाहार योजना अंतर्गत महिला बचत गुटों को गर्म व ताजे पोषाहार का काम शुरू करने अथवा सूखे अनाज की पैकिंग कर वितरण करने का काम दिया जाए।
राजापेट कृति समिति द्वारा आज राजापेट परिसर स्थित शंकर नगर मोक्षधाम का नामकरण किए जाने के संदर्भ में एक पत्रवार्ता का आयोजन किया गया था। इस पत्रवार्ता में पूर्व पार्षद मुन्ना राठौड़ द्वारा बताया गया, राजापेट की स्थापना को 100 साल पूरे हो चुके हैं और परिसर के विस्तार को देखते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए अपनी जमीन दान देकर इस परिसर में नागरिकों द्वारा मोक्षधाम का निर्माण करवाया गया था। कालांतर में इस परिसर में शंकर नगर सोसाइटी स्थापित कर 60 साल पहले आराध्य देवत शंकर जी के नाम पर शंकर नगर मोक्षधाम की स्थापना की गई थी और हिंदू धर्म के आराध्य भगवान शंकर के नाम पर मोक्षधाम का नामकरण किया गया था, जिसे बदलने का प्रयास क्षेत्र के पार्षद बलदेव बजाज द्वारा किया जा रहा है। कारण की असं वातावरण झालेलं आहे आणि ज्यांनी विकास करायला पाहिजे, ज्यांनी या शहराचं नाव वाढवलं पाहिजे, शहराची गरिमा वाढवली पाहिजे, तेच लोक अशा प्रकारचा कारस्थान करतात। तसाच प्रकार आमच्या भागामध्ये घडलेला, आमच्या प्रभाग राजापेठमध्ये घडलेला आहे। काल विधी समितीचे अधिकारी नगरसेवक बलदेव बजाज यांना त्या समितीचं सभापती म्हणून मला वाटतं 20 ते 25 दिवस झाले असेल, त्यांनी एकच पहिल्याच बैठकीमध्ये 16-17 वास्तूचे नाव बदलून टाकले, कोणत्या मार्गाचं नाव बदलून टाकलं, कोणत्या मशानाचं नाव बदलून टाकलं, कोणत्या एरियाचं नाव एकाच दिवसात सर्व नाव बदलून टाकले। म्हणजे जे काही नाव 70-100 वर्ष जुने होते, ऐतिहासिक नावाच्या नावाची ओळख रायली प्लॉट म्हणून नावाने ओळखला जातात, शंकरनगरचं हे शंकरजीच्या नावाने तर मोक्षधाम ओळखलं जातात। अशा वस्तूला 100 वर्ष झालेले आहे। त्या वास्तूसाठी काही लोकांनी आपला त्याग केलेला, आपल्या जमिनी दान केलेल्या आहे, भविष्याच्या दृष्टिकोनातून सोयीनुसार त्यांनी दान केलेलं आहे। परंतु काही लोकांनी आपल्या शॉर्टकट राजकारणासाठी म्हणजे 5 वर्षात काही करायचं नाही, विकास करायचा नाही आणि लोकांना म्हणजे संवेदनशील ब्लॅकमेल करायचं, एखाद्या संतांचं नाव द्यायचं, एखाद्या थोर पुरुषाचं नाव द्यायचं, एखाद्या ठिकाणी पुतळा लावून द्यायचा, जेणेकरून वातावरण समजेल की आपलं 5 वर्ष आपण काही केलं किंवा नाही केलं ते सर्व त्याच्यात घेऊन जाईल। तसंच प्रकारात मी इतर शहराच्या प्रभागाची गोष्ट करणार आहे। आमच्या प्रभागामध्ये शंकरनगर हिंदू स्मशान याला 100 वर्ष झाले। राजापेठच्या काही लोकांनी, शेतकऱ्यांनी ते तेव्हाच्या 100 वर्ष आधी दूरदृष्टीच्या कोनातून त्या स्मशानाची निर्मिती केली होती, तिथं स्मशान स्थापन केलं होतं आणि त्यांनी निःशुल्क आपली जागा त्या स्मशानाला डोनेट केलेली आहे। ते डोनेट केल्यानंतर काय झालं की तेव्हा मग 60-70 वर्ष आधी शंकरजीचं आपल्या शंकरनगर सोसायटीची स्थापना झाली, शंकरनगरची त्या मोक्षधाम म्हणून त्या स्मशानाला नाव देण्यात आलं। आज जवळपास 70 ते 80 वर्ष होऊन राहिले, परंतु काल त्या मोक्षधामाचं नाव बदलण्यात आलं, लगेच बदलण्यात आलं। त्या तिथल्या स्थानिक लोकांना विश्वासात घेण्यात आलं नाही, कोणाची विचारपूस नाही, कोणाची काहीच नाही आणि काही ते फक्त एकदम घेतलं आपल्या समितीमध्ये, आपला अधिकाराचा गैरवापर करून त्याचं नाव बदलण्यात आलं। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अस्पताल में आज एम्बुलेंस का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया था। संस्था के कोषाध्यक्ष दिलीप इंगोली की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में इस एम्बुलेंस का लोकार्पण विधान परिषद सदस्य किरण सरनाईक के हाथों किया गया। शकुंतला बचाओ सत्याग्रह के एक हिस्से के तौर पर आज अकोला रेलवे स्टेशन पर शकुंतला रेलगाड़ी का जन्मदिवस मनाया गया। इस समय वराठी कवि विठ्ठल वाघ ने गोपाला गोपाला शुरू करा ही शकुंतला कविता गाकर उपस्थितों को मंत्रमुग्ध किया। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अंसार नगर परिसर में बीती रात 2 गुटों के बीच किसी मामूली बात को लेकर धारदार हथियार चले और बंदूक भी निकाली गई। इस घटना में अरबाज खान व अलीशान अहमद नामक 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चात पुलिस ने इस मामले में सैयद नासिर नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक पिस्तौल सहित एक जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। दोनों घायलों पर फिलहाल जिला सामान्य अस्पताल में इलाज जारी है। गौवंश तस्करी और गौवंश कटाई पर इस समय समूचे राज्य में पाबंदी लागू है। इसके बावजूद भी गौवंश की तस्करी धड़ल्ले से शुरू है। ऐसी एक घटना नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में उजागर हुई, जब पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए मवेशियों से लदे 10 चक्का ट्रक को पकड़ा और पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 40 गौवंशों को जीवन दान दिया। किंतु पुलिस के आने की भनक लगते ही गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपी मौके से भाग निकले। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्किट हाउस के पीछे नंदनवन कॉलोनी परिसर निवासी पेशे से वकील संजय रघुनाथ वानखड़े एक ही घर में अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं। वकील पति को ससुराल के सदस्यों ने आकर धमकी देते हुए पत्नी के नाम पर मकान कर देने को लेकर धौंस जताई। इसकी शिकायत पर पुलिस ने ससुराल की 3 महिलाओं समेत 8 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के अड़सपुरा किराना के पास महादेव खोरी परिसर में रहने वाले पंजाबराव खाड़े नामक वृद्ध ने लकवे की बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाते हुए आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। चांदू रेलवे तहसील के कोहला गांव निवासी प्रतीक चौहान नामक शिकायतकर्ता व्यक्ति के घोड़े की पंकज घेवारे व मदन घेवारे के खेत में लगे तारों का बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी। पश्चात आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए घोड़े को घसीटते हुए कुएं में फेंक दिया। इस शिकायत के आधार पर नांदगांव पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है।
विगत कुछ दिनों से वर्धा जिला अंतर्गत आरवी शहर में एक अल्पवयीन युवती के साथ दुराचार कर उसे गर्भवती बनाए जाने पश्चात उसका गर्भपात किए जाने का मामला जबरदस्त सनसनी में मचा हुआ है। वहीं अब एक अन्य नाबालिग युवती पर अत्याचार कर उसे गर्भवती बनाए जाने की एक और सनसनीखेज घटना आरवी तहसील में ही उजागर हुई है। पिछली घटना के मद्देनजर पुलिस द्वारा निजी अस्पताल में भर्ती इस युवती को सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया और साथ ही बीती रात पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध भी दर्ज किया गया। 3 फरवरी 2020 को वर्धा जिला अंतर्गत हिंगनघाट शहर में विकेश नगराले नामक व्यक्ति ने अंकिता नामक शिक्षिका को भरे चौक पर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया था। इस मामले की सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और आगामी 5 फरवरी को इस मामले में अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाया जा सकता है। बता दें कि समूचे राज्य में खलबली मचा देने वाले इस मामले में राज्य सरकार द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से ख्यातनाम वकील उज्जवल निकम की नियुक्ति की गई थी। इस मामले में अब तक कुल 29 गवाहों की गवाही दर्ज की गई है। इस घटना में बुरी तरह झुलसी अंकिता का करीब 10 दिनों तक इलाज चला था और 10 फरवरी को उसकी मौत हो गई थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।